ये एक मैसेज है, आप लोग क्लास लगाइए और रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहिए। हाँ, इसलिए आपने अच्छा काम किया। हो गया आप लोगों का? शुरू करें? अब सिर्फ मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, और जब सवाल पूछा जाए तो जवाब देंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है, और मॉडर्न हिस्ट्री आप सबको पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें फैक्ट्स भी बहुत होंगे, ठीक है ना, एनालिसिस भी बहुत होगा, आंसर राइटिंग भी आपसे प्रैक्टिस कराई जाएगी, और बहुत सारी चीजें आपसे कराई जाएंगी, बिकॉज आंसर राइटिंग के लिए जो प्रोसेस है लंबा है, एकदम से आपको नहीं आएगा आंसर राइटिंग करना। तो उसका फ्रेमवर्क तैयार करना, उसका किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको किस तरह से फ्रेम में ढालना, ढांचे में ढालना, उसके बाद उसके आंसर्स को किस तरह से लिखना है, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फिलहाल अभी इतना आपको समझना होगा कि जो आपका टॉपिक है उस पर आपको खास फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज प्रीलिम्स से लेके मेंस और इंटरव्यू में भी इस पर्टिकुलर पोर्शन से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इसको ढंग से तैयार करना होगा। मैंने एक दो लेक्चर लिए तो मुझे एहसास हुआ कि फैक्चुअल जब मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को नींद आ रही है। तो उससे बचने का तरीका ये है कि देखो, फैक्ट से तो बच नहीं सकते, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्ट्री में तो फैक्ट्स ही है ना। लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए एक बार, तो फैक्ट्स भी कंज्यूम करना आसान हो जाता है कि आप कंसेप्ट क्लियर है, आपका फ्रेमवर्क तैयार है, तो उसमें आप आराम से फैक्ट्स को अपना एसिमुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक थोड़ा सा मीडिएबल भी है, थोड़ा मॉडर्न भी है, क्योंकि यहां से शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ट्रांजिशन फेज है कि क्या गलतियां की जिसके कारण एक नए दौर की शुरुआत हुई, या क्या क्या बातें हुई जिसके कारण एक नए युग की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे दो तीन बातें ध्यान कर देने वाली हैं कि कोई भी राजा नहीं चाहता कि उसका राजपाट खत्म हो। पहली चीज तो आप ये मान लीजिए, चाहता कोई नहीं है, लेकिन गलतियां कहां पे होती हैं और किस तरह की गलतियां होती हैं उसको आपको यहां पकड़ना है। तो पहली चीज ये है कि एक्सट्रीमिज्म किसी भी तरह का हो वो हमेशा घातक होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप किसी फेथ से रिलेटेड हो, आप किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, या आपका एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है, अगर आप उसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाएंगे तो वो हमेशा खतरनाक होता है। दूसरी चीज ये है कि एक लीडर आप किसको मानते हैं, टू whom यू कैन डिफाइन एज ए लीडर। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर के अंदर? ग्रुप को हैंडल करना आना चाहिए, बिल्कुल सही है, हर किसी को साथ लेके चलना आना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट। डिस्क्रिमिनेशन ना करें, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। आप हाँ, हर किसी जो के साथ काम कर रहा है उसकी जरूरतों को भी वो ध्यान दे। आप लीडर की क्वालिटी बताइए कि एक अच्छा लीडर कौन हो सकता है? कुछ भी बताइए। डिसिप्लिन हो सकता है ना, कोई पॉइंट आपको जो ठीक लगता है आप बता सकते हैं कि अनुशासित हो या पढ़ा लिखा हो, कुछ भी बोल सकते हैं। सही है, डिसिप्लिन मान लिया आपका। आपका स्ट्रेटेजी बनाए काम का, बिल्कुल ठीक है कि जो भी काम करना है उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। और प्लानिंग होती है तो काम भी सही होता है। और प्लानिंग का पहला असूल ये है कि यू हैव टू बी प्लान रेडी फॉर प्लान बी एंड सी। आपके पास एक प्लान के साथ प्लान बी भी होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए। जी, अच्छी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि हर फील्ड की नॉलेज होगी तभी वो आपको गाइड भी कर पाएगा, है ना। मैं बैठ जाऊं? जी, आप बताएं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लीडर? क्विक डिसीजन, जरूरत पड़ने पे क्विक ले, ऐसा ना हो कि जरूरत
क्विक डिसीजन लेने की वो प्लानिंग कर रहा है, कमेटी गठित कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है कि उसके पास दोनों कैपेबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की भी और क्विक डिसीजन मेकिंग की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको लीडरशिप स्किल की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, गुड, ऐसा लीडर हो जो अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा सके। आपको क्या लगता है? फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक बात है, सिचुएशन के हिसाब से वो एक्ट कर सके, बिल्कुल ठीक है। आपको एंगर नहीं होना चाहिए, ओके, एंगर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, ओके, नहीं वो नहीं बता पाए, उनको शब्द नहीं मिल रहे होंगे, तो बात तो सही कह रहे हैं कि कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। देखिए आप सबने कितनी सारी बातें कही हैं, लेकिन इसमें कुछ लगता है आपको कुछ मिसिंग है, बुलसाई मिस कर रहे हैं। देखो यही चीज आप हर जगह कर रहे हो, मैं आप सबकी पर्सनालिटी को एनालिसिस किया है, आप सब बाहर बाहर से चीजों को एनालाइज कर लेते हो, जो बुलसाई है उसको हिट नहीं कर रहे, यानी जो मेन पॉइंट है उस तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे। शायद इसकी वजह रीडिंग की कमी है, शायद इसकी वजह आपने इतनी किताबें नहीं पढ़ी या इतना नॉलेज गेन नहीं किया, हो सकता है, दैट मे बी पॉसिबल, क्योंकि आपने आप टेक्स्ट बुक में ही इतने बिजी रहे कि आपको बाकी किताब पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, अपने सब्जेक्ट्स में आप इतने इनग्रेव्ड रहे कि आपको बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लगता है कुछ मिसिंग है यहाँ पे, कुछ मिसिंग है, कुछ जैसे कि खाना बन गया, नमक मिसिंग है, समथिंग लाइक दैट, या सलाद बन गया, उसमें गरम मसाला मिसिंग हो गया, नींबू मिसिंग हो गया, इस तरह से लग रहा है कुछ सब चीजें हैं आपके, नहीं उसमें बिल्कुल इनकार नहीं है, आपने खाना अच्छा बनाया है, लेकिन खाने में अगर नमक ही मिसिंग होगा तो कैसा लगेगा? मजा आएगा ना? आएगा ना? नहीं आएगा। तो उस तरह से कुछ मिसिंग लग रहा है आपको? देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी लीडरशिप के लिए। पहली चीज होती है फार साइटेडनेस, इसको मैं ये कह दूं कि ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष, वो ज्योतिष नहीं जो पाम रीडिंग करता है या कुंडली रीडिंग करता है, ज्योतिष असल में लीडर होता है जिसको ये पता होता है कि आने वाला टाइम कैसा होगा, और उस हिसाब से वो आज प्लानिंग करना शुरू कर देता है। किसी भी कंट्री, किसी भी समाज, किसी भी लोगों, किसी भी तरह के लोगों की डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करती है कि वो फ्यूचर को कितना देख पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल से आप अच्छी तरह समझेंगे। मेरे एक फ्रेंड है, वो कनाडा में रहता है, उनको कनाडा सिटीजनशिप अवार्ड मिला हुआ है। ही रन्स अ न्यूज़पेपर वहां पे, स्क्वैमिश रिपोर्टर के नाम से एक न्यूज़पेपर रन करते हैं वहां पे, काफी रिनाउंड पर्सनालिटी है कनाडा। गंदीप सिंह गुम्मन नाम है उनका। तो एक बार उनका फोन आया मुझे, तो फोन करते रहते हैं, तो एक बार मुझे फोन आया, वो जर्मनी गए हुए थे, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू स्टडी एंड एट डीएवी कॉलेज, हम डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे और मेरे क्लासमेट थे वो। तो उनका मुझे फोन आया कि मैं ना रोटरी क्लब की तरफ से जर्मनी आया हूँ, और यहाँ पे मैंने देखा कि एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाने के लिए ट्रेन की सुविधा काफी अच्छी है, फैसिलिटी काफी बढ़िया है, और सारे ट्रेन उनके जो है वो डबल डेकर, हर ट्रेन की हर बॉगी में ज्यादा लोग नहीं है, 10-15 लोग बैठे हुए हैं, और डबल डेकर में भी 2-4 लोग ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब पूरी सीट पूरी तरह से भरी हुई नहीं है। अब इसका इंटरेस्ट शुरू से था रिपोर्टिंग में, बाकी चीजों में, तो इससे रहा नहीं आता था। ये ना किसी से बात जरूर करता है, ये कहीं भी जाएगा तो हर किसी से बात करता रहेगा, रिक्शे वाले से, रेडी वाले से, दुकानदार से, हर जगह से। ये मेरी भी आदत है, मैं कहीं भी आता हूँ ना तो मैं वहां पे हर तरह के लोगों से बातें करता हूँ, ताकि वहां के लोगों की साइकी पता चले। तो इन्होंने बात की, वहां पे पूछा भाई कि वाह, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच, यू कैन से, ऑक्यूपेंसी इन द ट्रेन, एंड you have double decker trains here. So that person actually explained him that it is the planning of next 50 years, कि हमारे next 50 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, and accordingly we can plan. In comparison to Germany, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो यहाँ तो वैसे ही ट्रेन की बुरी हालत है, मतलब हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेन ऐसे ही ओवर ऑक्यूपाइड है, रिजर्वेशंस नहीं मिलती, और हम ऐसे 50 साल पीछे चल रहे हैं। तो ये लीडरशिप की कमी है, हमें ये देखा ही नहीं कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि मैं आपसे इंटरव्यू में पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर यू कैन से ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन इंडिया, आप क्या सॉल्यूशन देंगे?
चलिए आपको रेलवे मिनिस्टर बना दिया गया, ये ट्रेन की जो ओवर ऑक्यूपेंसी की समस्या है इससे कैसे निजात पाओगे? डबल डेकर से गवर्नमेंट को ज्यादा कॉस्ट आएगा ना। कोई लंबा है तो कोई छोटा है, तो लंबे वाले को काट दोगे। बसेस अपने हिसाब से फेयर रखेंगे ना, उनका जो कॉस्ट आ रहा है उसमें प्रॉफिट रखेंगे। ये तो ये बात होगी ना कि कोई इसकी हाइट ज्यादा है तो उसको काट दोगे, छोटा कर दोगे, भाई उसकी हाइट दूसरों की हाइट छोटी है, ये थोड़ी कर सकते हो। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ट्रेन लंबी करोगे तो उसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, बिकॉज आप फिर एक्सीडेंट्स ऑलरेडी आप देख रहे हो रहा है, पता लगे कुछ बोगी वहीं रह गए। और सोल्यूशन बताइए, आउट ऑफ बॉक्स सोचो ना, आम लोगों की तरह क्यों सोच रहे हो, आईएएस एस्पिरेंट की तरह सोचो, कल आपने देश चलाना है। बताओ कौन सा, किस तरह का? नहीं ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि हम प्राइवेट ट्रेन शुरू कर दें आउट ऑफ बॉक्स। अगर प्राइवेट एयरलाइंस हो सकती हैं, प्राइवेट ट्रेन, हमारी भारतीय रेल प्राइवेट नहीं हो सकती, लेकिन एक नई ट्रेन तो चल सकती है। नहीं चल सकती क्यों है? अभी नहीं चल सकती, लेकिन हम पार्लियामेंट में कानून तो बना सकते हैं। मैं एक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर, मैं ये नहीं कह रहा बंदूक धक करके सबको सरकार को कि अभी ट्रेन नया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्राइवेट एयरलाइंस हो सकते हैं, इंडिगो चल सकती है, विस्तारा चल सकती है एयर इंडिया के साथ साथ, तो ट्रेन क्यों नहीं चल सकती? बसेस में भी प्राइवेट है ना, बसेस में प्राइवेट है, तो ट्रेन में क्यों नहीं? नहीं, आपके रेलवे स्टेशन जो है वो मॉल बनवा दो, स्टेशन ऊपर मॉल, किराया ही किराया, पैसा ही पैसा। नहीं, सरकार को इनकम आएगी ना उससे, रेवेन्यू किसको आएगी? आपका आपका जरूरी तो नहीं सिर्फ टिकट से पैसे कमाने हैं आपने, देयर आर मेनी वेज। ट्रेन का नाम चेंज कर दो, है ना, प्रवीण ट्रेन चला दो, उसका रेवेन्यू जो है प्रवीण देगा पैसे, उसको स्पॉन्सर करेगा। एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, कि भी एयरलाइंस ट्रेन कुछ भी आपने जो रखे हुए नाम, उसको आप स्पॉन्सरशिप में दे दो। अब किसी कंपनी का मान लो रिलायंस का है, तो उसका पब्लिसिटी नहीं हो रही है, लोग इतने लोग रोज रिलायंस रिलायंस बोलेंगे, अडानी बोलेंगे, डिवाइन बोलेंगे, नहीं? जो डिवाइन ट्रेन चल रहा है हरिद्वार की तरफ कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है देयर आर सॉल्यूशंस, आपको उसकी तरफ जाना होगा। तो फार साइटेडनेस किसको कहते हैं? कि हमें ये दिखना होगा कि हमारी जो इतनी सारी पॉपुलेशन है उसको हम कहां लेके जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आज डिफरेंस देखिए, एक आदमी 50,000 के जूते पहन रहा है, एक के पास खाने को नहीं है। नहीं, एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी तो हर किसी के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेसिक नेसेसिटी जितनी भी है उसके घर में, कि उसके घर में टीवी, फ्रिज, एसी, बेड, सोफा, खाना पीना, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे उसके उसके बच्चों को एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी इतनी तो हो ना, बस इससे ज्यादा तो नहीं मांग रहा वो। उसके बाद तो उसकी कैपेसिटी है, जितना वो कर सकता है आगे बढ़ सकता है बढ़ाओ, लेकिन एक बेसिक नेसेसिटी जब आपको करनी होगी तो उसके लिए बहुत सारे प्लानिंग्स करनी होगी और उसका एग्जीक्यूशन भी आपको करना होगा। तो लीडरशिप का मतलब ये होता है जो जिसके पास फार साइटेडनेस हो, जो देख सके, और सेकंड, जैसा आप सभी ने कहा, काफी हद तक आप लोगों ने इस पॉइंट को बताया कि उसका अप्रोच जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। आपने कहा गुस्सा वाला नहीं होना चाहिए, तो गुस्से के साथ साथ उस किसी भी इमोशन के साथ नहीं होना चाहिए। सिर्फ गुस्सा ही खतरनाक नहीं है, कोई भी इमोशन जरूरत से ज्यादा खतरनाक है, जरूरत से कम खतरनाक है। बैलेंस, बैलेंस जो होता है ना, वो सबसे बड़ा रूल है नेचर का, और उसके सबसे बढ़िया एग्जांपल तो आप हो। हाई ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम, लो ब्लड प्रेशर में, आपके बॉडी में कौन सी ऐसी चीज है जो ज्यादा हो तो फायदा होगा, या कम हो तो फायदा होगा? दुनिया में एक चीज का नाम बताओ जिसका सिर्फ फायदा हो नुकसान ना हो।
या जिसका नुकसान हो फायदा ना हो, या जिसका नुकसान हो सिर्फ फायदा ही ना हो। शराब का बहुत फायदा भी है। ड्रग्स जो है केमिकल्स है, क्या है? एक लिमिट तक पोल्यूशन भी जरूरी है, नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, बॉडी लड़ने की क्षमता खत्म कर देगी। पढ़ाई ज्यादा करोगे पगला जाओगे। लिव, देखो, थिंक लाइक एन इंटेलेक्चुअल एंड लिव लाइक ए फूल। अगर जिंदगी को अच्छा रखना चाहते हो ना, खुशनुमा, तो सिर्फ सोचो इंटेलेक्चुअल की तरह, जिंदगी जियो बेवकूफ की तरह ही। अगर इंटेलेक्चुअल की तरह सोचना शुरू कर दोगे तो हर चीज में आपको प्रॉब्लम में नजर आएगी। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, उसको हर चीज में प्रॉब्लम होता है। नहीं, आप ध्यान से देखो तो हर चीज में प्रॉब्लम, हर चीज में चिंची करेगा, चा 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 करता रहेगा, लोगों से इरिटेट रहेगा, पगला आ गया, दिमाग खराब कर रहा है। आपको हर जगह पे अपने आप को एडजस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ना। पढ़ा लिखा इंसान किस तरह का होना चाहिए? बिल्कुल एकदम हम्बल, कहीं भी रखो, कोई भी रखो, मस्त रहेगा, वो खुश रहेगा। आईएएस ऑफिसर को देखो ना, कभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में डाल दिया, कभी पीडब्ल्यूडी में फेंक दिया, वो तो ऐसे उठा उठा के फेंक देता, कहीं भी डाल देता, वो हर जगह काम कर देता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां भी काम करेगा। आपको आपको एकदम फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता कहां पे हो, किस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी दे देंगे स्पीच देने के लिए, जाओ दे दो, निकाला, एक बार देखा, ठीक है जी, नोट्स बना लिया, जाके बोल दिया। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि हर चीज का फायदा, हर चीज का नुकसान है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, कैसे करते हो उसका इस्तेमाल। ये आपके बेसिकली कैपेसिटी पे है कि आप किसी चीज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या उसका नुकसान के लिए कर रहे हैं। नहीं लगता आपको कुछ मिला आपको जिसका सिर्फ फायदा हो नुकसान ना हो, या सिर्फ नुकसान हो फायदा ना हो? कोई घर जाकर ढूंढना, बताओ कुछ मिला अभी तक? हर जगह ट्रीज हो जाएंगे तो हम कहां रहेंगे? आप सोचो यहाँ पे ट्री लगा हुआ है, बंदर घूम रहे हैं, पढ़ाई कैसे करोगे? एक लिमिट तक ही ट्रीज अच्छी ना। अच्छा, पूरा हवा एकदम तूफान की तरह चलता रहा, क्या करोगे वहां? जब बाहर निकले उड़ गए। सीधा घर पहुंच गए उड़ते उड़ते। चलो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, आप लोग दिमाग से आउट ऑफ बॉक्स। यूपीएससी क्या आउट ऑफ बॉक्स, आपसे कोई जेनरिक क्वेश्चन नहीं पूछने वाले वो। ऐसा जरूरत से दिमाग खराब कर देता है। पहले तो सबसे पहले आदमी घमंड रहता है, सीधा मुंह किसी से बात नहीं करता। देखिए, एक बात को समझिए, वो जरूरत से तब है जब तक उसका इस्तेमाल नहीं है। तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनके पास जाके बैठोगे तो तुम्हें लगेगा मैं ही ठीक हूं, इनको ज्यादा पैसों की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट में इतना फंड चाहिए, उस प्रोजेक्ट में इतना फंड चाहिए, वो टेंशन में होगा, लगा रहा भाई साहब, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे मैनेज। आपको देख के लगेगा यार ये तो मैं ही ठीक हूं, तो आराम से जी रहा हूं। आप किसी बड़े बिजनेसमैन के पास बैठे हो, कसम से बता रहा हूं, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो बड़ा दुख में बेचारा, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसको जितने पैसे उसके पास है उससे ज्यादा उसको फंड चाहिए। यस, दैट इज बिजनेस। मुझे पागल कुत्ते ने काटा था कि मेरा एक इंस्टीट्यूट चल रहा था तो मैं 4 इंस्टीट्यूट खोल दिए, एक आईटी कंपनी खोल दी और बाकी सारी चीजें इन्वेस्ट कर दिया। कोई बिजनेसमैन होगा एज ए टीचर तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन एज ए बिजनेसमैन तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही है ना, तो मैं करूंगा। पैसा, देखिए, पैसा आपके पास एक्सेस में है, वो तभी एक्सेस में है जब उसको कुछ नहीं कर रहे, बैठा रखा हुआ है। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा तो जो बहुत कम है तो बहुत मेरे को चाहिए अभी, तो एक्सेस में कहां हुआ। और वैसे भी एक्सेस पैसा जो है वो खराब ही करता है, आपको नहीं खराब करेगा लेकिन आपके बच्चों को खराब कर देगा, उनको नहीं करेगा उनके बच्चों को कर देगा। आसानी से कोई चीज मिलेगी तो आप क्या करोगे? आप सुबह उठ के सोचते नहीं हो, जब नींद नहीं खुलने का मन करता, भगवान ने मेरा राजा महाराजा घर पैदा करता, आराम से उठते, सोचते नहीं हो? सोचते हो। तो राजा महाराजा की लाइफ आसान होती है क्या?
अटैक तो छोड़ो, होता है काम बहुत होते हैं, चैन नहीं है उनकी लाइफ में। और अगर वो चैन लेना शुरू कर देगा तो राजपाट खत्म हो जाएगा। और वही तो पढ़ना है अपने लिटर मुगल्स में, और है क्या? लिटर मुगल्स इसी की कहानी है कि जब आपने चीजों को आसान लेना शुरू कर दिया तो कैसे चीजें आपके हाथ से निकलनी शुरू हो जाती। एंड एवरीथिंग हैज इट्स इंडिकेशंस। आपको उसको समझना होगा कि इंडिकेशन किस तरफ इशारा कर रहा है। या तो आप उसको अवॉइड करना शुरू कर दें, या आप उसको ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज को चेंज करना शुरू कर दें। क्लियर? एक चीज नहीं ढूंढ पाया, देख लो, इसका फायदा है, इसका नुकसान नहीं है, इसका नुकसान है, फायदा नहीं है, माल करते हो। हाँ, वो तो ढूंढेगी, ऐसे असर है ही नहीं कुछ। आपको मैं ये समझाने, आपको मैं एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। सिर्फ क्रोध आपका दुश्मन नहीं है। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम नुकसानदायक है। आपके अंदर जेलसी भी होनी चाहिए। अगर जेलसी की जरूरत नहीं होती, भगवान आपके अंदर डालता ही नहीं। और जेलसी नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? उसके पास आ गया, मेरे को चाहिए, जरूरी है। सेल्फिशनेस जरूरी है, और आपके लिए तो खास जरूरी है। यूपीएससी करना है, सेल्फिश बन जाओ, किसने रोका है? जितने भी आपके दोस्त अभी बोल रहे हैं ना कि सेल्फिश है, सेल्फिश है, कल आप बोलेंगे मेरा दोस्त है जी आईएएस बन गया, डीसी है, अपना दोस्त है, हाथ पड़ता था। सक्सेस हैज मेनी फ्रेंड्स। लोगों के साथ कोई नहीं होता। जो नहीं भी जानता आपको, कभी एक बार मिला है, वो भी बोलेगा हाँ हाँ मेरा दोस्त मैं जानता हूं, परसों ही फोन आया था। अब आईएएस बन के देखिए, सब रिश्तेदार, सारे दोस्त, दूर दूर के रिश्तेदार सब आ जाएंगे। और आईएएस नहीं बनोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो जो दोस्त है वो भी फोन नहीं उठाएंगे, यार फालतू में टाइम वेस्ट करता है फोन कर करके। हर चीज जरूरी है, सेल्फिशनेस भी जरूरी है, जेलसी भी जरूरी है, ईगो भी जरूरी है, लेकिन इन अ मैनर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या फर्क है? छोटी छोटी बातें जो आप लोग रोज यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब पूछा जाए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। बताओ, उस पकड़ के पीछे वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा मुझे, बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ वही, इनको शब्द नहीं मिल रहे, आगे बोल ही सही रहे हैं, अच्छी बात है, कोशिश तो की इन्होंने। प्रवीण आप बताओ, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब आत्मसम्मान हो गया, और ईगो का मतलब घमंड हो गया। बताइए, कोशिश कीजिए। हाँ, वेरी गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं? आपने पॉइंट तो बहुत अच्छा बताया। मैं समझ गया, लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, और आपने क्रक्स को, मतलब कहते हैं बुलसाई हिट किया है, बहुत अच्छा। गिव हर बिग हैंड। आप बताइए, आप बताइए। ओके, एंड what about self respect? Giving respect to yourself, and basically if you're not giving respect to yourself, how can you expect respect from others? आप खुद को ही सम्मान नहीं दे रहे, दूसरा सम्मान क्यों देगा आपको? इस बात को समझो कि आप खुद ही अच्छे से नहीं रह रहे, ना ढंग के कपड़े पहन रहे हैं, ना ढंग से अपना ध्यान रख रहे हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा आपको कैसे देगा। खुद को सम्मान दो ना पहले। गुड पॉइंट, आप बताइए। नहीं, आप कुछ आइडिया, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, एनी अदर पॉइंट? ठीक है, जैसा इन्होंने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है,
पॉजिटिव एस्पेक्ट मींस आई एम रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ एंड आई एम बेसिकली आई हैव फ्यू नॉर्म्स जहां मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला. ओके, मैं घूस नहीं लेता तो मैं नहीं लेता. दिस इज काइंड ऑफ माई रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ. मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं नहीं बोलता. मैं अपने आप को इतना रिस्पेक्ट देता हूं कि मैं कम से कम अपने आप को किसी के सामने झुकाऊंगा नहीं. मैं प्रेयर भी करूंगा तो भगवान से ही मांगूंगा कि भगवान मेरे को किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े. सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं किसी से मांग नहीं सकता. ठीक है, बट ईगो इज अ नेगेटिव ट्रेट. नेगेटिव ट्रेट इन अ मींस दैट इफ यू हैव सम लैकिंग्स, आपके अंदर कुछ कमियां हैं, तो आप क्या डेवलप कर लोगे? प्राइड. है ना? कोई आपसे बोले वो तो बहुत कंजूस है, हाँ मैं हूं ऐसा. वो तुझे बहुत गुस्सा आता है, हाँ हाँ आता है गुस्सा, तो क्या? दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ, यू कैन से अ काइंड ऑफ बैरियर. आपने क्या किया? एक नेगेटिव ट्रेड को छुपाने के लिए, उस गैप को छुपाने के लिए एक ऊपर से एक ढाल सा बना लिया. मैं तो ऐसा ही हूं. ईगो. मैं नहीं चेंज हो सकता किसी के लिए, मैं तो ऐसा ही हूं. नेगेटिव एस्पेक्ट. तो इसके बीच बहुत थिन लाइन है. सेल्फ रिस्पेक्ट कब क्रॉस करके ईगो की तरफ चला जाए, या ईगो कब कम होकर के सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ चला जाए, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के ऊपर फर्क पड़ता है, पे डिपेंड करता है. अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, इट विल बी कंसिडर्ड एज ईगो. और आप पॉजिटिवली, अगर आप हम्बल होकर के बात कर रहे हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ. ठीक है, समझ में आया जी? अब मुद्दा यह है कि टॉपिक है क्या. तो टॉपिक है कहानी की एक स्ट्रगल की, जिसमें एक से एक राजे महाराजे आए. लेकिन कहते हैं ना, एक बार आप दलदल में फंस गए हो तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. आप दलदल में फंस चुके हो. पावर और पैसा जितना आए उतना कम. किसी के पास अगर आज 1 लाख रुपया है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे जिंदगी में सिर्फ 1 लाख ही चाहिए. कह सकता है कोई? कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर एक होती है ना, हर चीज को इंप्रूव करने की, हर चीज में बेटरमेंट करने की कोशिश. आप देखिए ना, छोटे छोटे एग्जांपल्स देखो आप. एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है क्लोथिंग, कपड़ा. कपड़ा किस लिए होता है? हमारे शरीर को ढकने के लिए. धीरे धीरे क्या हो गया, उसमें खूबसूरती ऐड कर दी गई कि बहुत और सुंदर लगे. अमीर आदमी ने क्या क्या सोने चांदी के धागों से अपने कपड़े सिलवाने शुरू कर दिए, राजा महाराजाओं ने. नहीं, वो हैवी हो गया. अब क्या है, कपड़े में कंफर्ट भी होना चाहिए, फैशनेबल भी होना चाहिए. फैशनेबल मतलब आप उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से अपने आप को शोकेस करो. और तीसरी चीज क्या है, आपके ऊपर वो खूबसूरत भी लगना चाहिए. अब तो कंसेप्ट चेंज हो गया है. अपर कपड़े का कलर किस तरह का होगा, लोअर का किस तरह से होगा, उसमें शूज किस तरह से मैचिंग होंगे, उसे घड़ियां किस तरह से होंगी, गर्ल्स की ज्वेलरी किस तरह से होंगी. तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं बदलते हुए, तो ये ऐसा नहीं था कि कपड़े की जो जरूरत थी वो सिंपल से कपड़े से पूरे नहीं हो सकते थे. लेकिन आप इसमें देख रहे हैं बदलाव कितना आता गया. पहले लोग चिट्ठियां भेजते थे, कबूतर से मैसेज भेजते थे, फिर चिट्ठियां भेजनी शुरू की. नहीं, फिर टेलीग्राम आता था, इमरजेंसी, जल्दी आओ. उसके बाद क्या हुआ, टेलीफोन आ गया, लैंडलाइन. लैंडलाइन के बाद नॉर्मल मोबाइल फोन आए, आज आपके पास स्मार्टफोन्स आ गए. कल को पता नहीं क्या है. नहीं, आज आप वीडियो में इस तरह से बात कर रहे हैं, कल पता लगे कि मैं जिससे बात कर रहा हूं बगल में खड़ा है. डिजिटली इज पॉसिबल. नहीं कि कॉफी शॉप में आप बैठे हो, आपने उसको बुला लिया वहीं पे, जैसे कहते हैं ना, भूत को बुला रहे हैं, आत्मा को बुला रहे हैं. तो डिजिटली ये पॉसिबल हो जाएगा. कॉफी शॉप में आप बैठे हो, आपका दोस्त आपके साथ बैठा है, वो असली में अमेरिका में है, लेकिन वहां बैठ के वो कॉफी शॉप में आपसे गप्पे मार रहे हैं. हो सकता है. इतनी चीजें अगर पॉसिबल हुई है, तो आगे और भी चीजें पता नहीं क्या क्या पॉसिबल होगा. कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज को सोचते हैं और काम करने की प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, कि इंसान क्या क्या चीजें कर सकता है और उसके ब्रेन की लिमिटेशंस क्या है. लिमिटेशंस का मतलब समझते हैं?
समझते हैं? आप रुकावट को मत सोचो, आप सिर्फ लिमिटेशन को सोचो। लिमिटेशन को इस तरह सोचो कि आपने अपनी सोच को एक लिमिटेशन दे दिया है, आप उसके आगे सोच नहीं सकते। कोशिश भी करोगे तो नहीं दिमाग सोचेगा। देख लो, आपने हर चीज में अपने आप को लिमिट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? चाहे उस सोसाइटी के प्रेशर से हो, चाहे रिलीजन से हो, चाहे आपके एजुकेशन से हो, आपने अपनी सोच का एक दायरा सेट कर दिया है, उसके बाहर आप सोच ही नहीं पाते। और उसी को मैं क्या कहता हूं? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सिर्फ सोचने के दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जहां तक आप अभी तक सोचते आए हैं, जिसको आप अभी तक सही मानते आए हैं, जिसको आप अभी तक दुनिया मानते आए हैं, दुनिया उससे बहुत बड़ी है। मेरा काम आपको यही बताना है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। समझ रहे हो कि जिसको आप सच मानते आ रहे हो अभी तक, वो असल में सच ये कहानी जो है लेटर मुगल्स की, वो इसी कहानी पे बेस्ड है। यहां पे कंटेंडर्स बहुत हैं। लेटर मुगल्स का मतलब क्या हुआ? लेटर मुगल्स का मतलब हो गया वो राजे महाराजे, यानी कि वो बादशाह, मुगल बादशाह, जो कोशिश कर रहे हैं मुगलों की वही ग्लोरी वापस लेके आए, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें बहुत हैं। सबसे पहला रुकावट क्या है, जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को? एक इंसान की लाइफ, बहुत लिखते हैं, एक इंसान की लाइफ अगर हम स्पीयर, एक तीर की तरह कर दे, उसका स्पीयर हेड क्या होगा? अगर ये ह्यूमन लाइफ मान ले इसको, ये इसका स्पीयर हेड हो जाएगा में। सब कुछ डिपेंड इसी बात पे करता है कि आपके पास कितना पैसा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आप कितना है या कितना आप कमा सकते हैं, उसी पे डिपेंड ये करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है? सेकंड क्या हो जाएगा? क्वालिटी, राजनीति, उसका इंपॉर्टेंस रहता है। आप क्या करते हैं? आप तो कुछ नहीं करते, आपके कंट्रोल तो सरकार के पास है। जो भी करेंगे सरकार के हिसाब से करेंगे, सोसाइटी के हिसाब से करेंगे ना। ये हो गया सोशल, ये हो गया रिलीजियन। रिलीजन क्या है? रिलीजन की जरूरत क्यों पड़ी? प्रवीण बताएंगे रिलीजन की जरूरत क्यों है हमें? व्हाई डू वी नीड रिलीजन? है तो रिलीजन की क्यों जरूरत है? बिहेवियर के लिए आपके पास वैल्यूज है, नॉर्मल चीज है। व्हाई डू वी नीड रिलीजन? इतिहास के लिए। यहाँ भी धर्म ले आए, इतिहास ले आए आप, क्या बात है, आप इतिहास से ज्यादा प्रभावित लग रहे हैं। इम्प्रेस्ड बाय हिस्ट्री है जी। व्हाई डू वी नीड रिलीजन? हमें धर्म की जरूरत क्यों है? फियर इन द माइंड ऑफ द पीपल। वेरी गुड, वेरी गुड। क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है। रावण हूं रावण है, लंकापति रावण है, नेगेटिव एस्पेक्ट। आप रावण को देखिए, रावण में क्या बुराई? बताइए मुझे, रावण की बुराई बताइए। अच्छा, आप राजा महाराजा हैं, आपकी बहन को कोई नाक कान काट दे, क्या करोगे आप? अरे भाई, तो हर चीज का एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इतने बहादुर और इतने ताकतवर राजा और आपके बहन के साथ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे आप? उस टाइम पे हाथ के बदले हाथ ही होता था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या
और एस्पेक्ट क्या, इन्होंने जो बताया अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़ा नेगेटिव हो गया, उस रिलीजन का जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, कई लोग इससे बुरा मान जाएंगे। आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से धर्म की जरूरत है क्यों? आप मानते हैं धर्म में, तो क्यों जरूरत है? ले, मानते भी हैं, पता नहीं है, है? वो तो पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन हो गया ना, तो यूजेस में आ जाएगा, अभी नीड पे है। एनी अदर पॉइंट? मीनिंग टू द लाइफ, अगर मैं धार्मिक नहीं हूं तो मैं अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकता? कुछ सोचिए ना, आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, आउट ऑफ बॉक्स, जो आज का टॉपिक है हमारा, आउट थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। जो अभी तक आप सुनते आए हैं, जो उसको मत सोचो, कुछ अलग सोचो। आपका दिमाग में कैपेसिटी है, आप सोच सकते हैं, बस आपने क्या किया हुआ, लिमिट किया हुआ, बांधा हुआ है। आपने क्या किया हुआ, दिमाग को बांधा हुआ है, और अपने दिमाग के चारों तरफ मेंटल बैरियर क्रिएट किया हुआ। तोड़ दो उसको, उड़ने दो इसको, सोचने दो इसको, नई थिंकिंग को आने दो। इंप्रोवाइज तभी होगा चीज, इम्प्रोवाइजेशन से ही सक्सेस मिलेगी लाइफ में। वही सोच जो 1 करोड़ लोग सोच रहे हैं, वही आप भी सोचोगे तो आईएएस कैसे बनोगे? थोड़ा डिफरेंट सोचो, थोड़ा अलग सोचो। क्योंकि पूरे 1.5 मेरे मतलब कि अरब की आबादी में 5-6 हजार 10 हजार आईएएस होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी होंगे। आउट ऑफ बॉक्स तो होना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात सोचो, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन देयर वाज अ बेसिक क्यूरियोसिटी इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हु एम आई, मैं कौन हूं? आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस, हाँ, कि मैं कौन हूं, क्या मेरा एग्जिस्टेंस मेरे बर्थ से पहले भी था? क्या मैं अपने डेथ के बाद भी जिंदा रहूंगा? क्या मेरा पहचान वही है जो नाम मुझे दिया गया है? मैं कुछ अलग? कुछ सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है जवाब? सोचिए, जब साइंस नहीं था तो बारिश कैसे होती? किसी बच्चे के पैदा होते ही उसकी मां मर गई, क्या जवाब है? To answer all these questions, we need a supernatural power. सिंपल सी थ्योरी को समझो, गॉड ने हमें बनाया या नहीं बनाया ये मुझे नहीं पता, बट गॉड वॉज एक्चुअली क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। आउट ऑफ बॉक्स, गॉड ने हमें बनाया नहीं बनाया हमें तो नहीं पता, नहीं तो मैंने फ्रैक्चर यूनिट नहीं दिखी हमें, लेकिन इंसानों ने भगवान को बनाया, इसीलिए इतनी वैरायटी है। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है। अगर भगवान ने इंसानों को बनाया होता तो एक ही तरह का भगवान होता। हमने अपने पसंद चॉइस के हिसाब से भगवान बनाया, इसलिए इतनी वैरायटी। रिलीजन इज बेसिकली टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच वी कैन नॉट आंसर। हम हैं कौन, कहां से आए, भगवान ने बनाया, खत्म। उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं है, फर्दर डिस्कशन खत्म, क्लोज। भगवान ने बनाया, हमने मान लिया भगवान कहाँ है, स्वर्ग में है, हमने मान लिया। गलत करोगे नरक जाओगे, नरक क्या है, तो उसमें तुम्हें तेल में तपाएंगे, अच्छा ठीक है मान लिया। आपके पास लॉजिक थोड़ी ना है, आपको बताया गया आपने मान लिया। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर ही कोई नहीं है। सही क्या गलत क्या कैसे डिसाइड करोगे? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज पाप, व्हाट इज पुण्य, कौन डिसाइड करेगा? फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना, आप गॉड के खिलाफ जा ही नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते कि कैसे किया, तो कर दिया भगवान ने किया। तो धर्म यही है, गिव द आंसर्स व्हिच द रिलीजन कैन नॉट गिव और पीपल कैन नॉट गिव। दैट्स व्हाई रिलीजन रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज द ह्यूमन बीइंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, बिकॉज गॉड का जो फियर है वो सबसे बड़ा फियर है। देखते नहीं लोग कहते कहते मंगलवार चिकन नहीं खाएंगे, जैसे भगवान वहां लेके अच्छा चिकन खाया वो,
क्या नाम है इसका, बता रहे? ओके, कहाँ एड्रेस है इसका, फोन नंबर दो। मतलब हद होगी, अब पूरे हफ्ते खा रहे हो लेकिन मंगलवार जैसे आपने खाया भगवान एक्टिव। ओके, बताता हूं तेरे को, रुक जा। क्या है ये? मैं तो आपको ये कहता हूं कि अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि बुधवार के दिन नॉर्थ वेस्ट में खड़े होकर के पत्थर फेंकोगे तो भगवान खुश होंगे, लोगों ने किसी का ना गाड़ी देखना है, ना ट्रेन, ना घर, पत्थर फेंकना शुरू कर देना, किसी का कुछ टूटे, मरे, जाए, सर फूटे, भगवान देखे। बिकॉज देयर इज नो लॉजिक फॉर एनीथिंग। कोई लॉजिक है किसी भी बात का? आप मान रहे हो? सावन में मेरे से पूछा किसी ने कि सर सावन में नॉनवेज क्यों नहीं खाते? भगवान के पास जरा टाइम नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उन्हें आप नॉनवेज नहीं खिला सकते, नॉन वेजिटेरियन है उन्हें आप वेज नहीं खिला सकते। अगर हमें भगवान ने ये कैपेसिटी दी है कि हम दोनों खा सकते हैं तो हम खाएं, जिसको पसंद है खाओ, जिसको पसंद है ना खाओ। दूसरी बात, सावन में नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं खाते, उसके लॉजिक जो मैंने उसको दिया, मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, ये मौसम होता है बारिशों का, इसमें बैक्टीरिया वायरस बढ़े आते हैं, और पहले के टाइम पे ना तो फ्रिज होते थे ना इस तरह के कोई फैसिलिटी होती थी, तो इस तरह की चीजें खा के लोग बीमार पड़ते थे, इसलिए बिल्कुल सिंपल सादा खाना खाने के लिए कहा गया है। अब नहीं है ऐसा सिस्टम, तो खाओ, खाते हो तो खाओ। खुद को दुख देना भी पाप है, किसी दूसरे को दुख देना अगर पाप है तो खुद को दुख देना भी। इसी कारण से नहीं बोलते। अरे खीर बना के पका के खिलाने में दिक्कत नहीं है, दूध अगर आप रात को छोड़ दो, फ्रिज नहीं है, सुबह तक खराब हो जाता है, इसलिए बोलते हैं। ये बात है कि लॉजिक को समझना होगा और चीजों को एनालाइज करना होगा। ऐसे आप लोग तो की चीजों को मत सोचो, लॉजिकल सोचो। तो कहानी जो है आपकी लेटर मुगल्स की, ये इसी कहानी के ऊपर है। मुद्दा क्या है, परेशानी कहां पे है, ये बेसिक चीजें उनको क्लियर नहीं थी और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि परेशानी हो कहां पे रही है। सबसे पहले जरूरत क्या थी, इकोनॉमी को ठीक करने की। ठीक नहीं हो रहा था। क्यों ठीक नहीं हो रहा था? क्योंकि औरंगजेब के रूल के टाइम पे डेक्कन में करीबन 25 साल तक लड़ाई होती रही, इंडिया के अलग अलग कोनों में रिवोल्ट रेबेलियन होता रहा, सिख अलग लड़ रहे हैं, मराठे अलग लड़ रहे हैं, हर जगह अलग लड़ाई हो रही है, राजपूताने में लड़ाई हो रही है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बीच इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा, पैसे कम होते गए, मनसबदार जागीरदार बढ़ते चले गए, खालसा लैंड कम होता गया। समझ गए इसका फर्क क्या हुआ? तो मतलब क्या हुआ? मनसबदार कौन होते थे? जमींदार होते थे, जागीरदार। जमींदार नहीं है, कैश सैलरी मिल रही है तब। नहीं, मनसबदार कौन थे, मैंने बताया था ना आप लोगों को। मनसबदार बेसिकली समझ लीजिए उनके ऑफिशियल्स थे, मुगल्स ऑफिशियल्स, जिनको जमीन या कैश सैलरी दी जाती थी, उनके रैंक, जात या सवार, हॉर्समैन के हिसाब से, या उनको जागीर दे दी जाती थी तो उनको जागीरदार कहते थे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागीरें दी जाने लगी तो क्या हो गया, स्टेट ओन्ड जो लैंड थी वो कम होती चली गई, राज्य के पास जमीनें कम रह गई और मनसबदारों के पास जमीनें, तो राज्य कमजोर होता चला गया और मनसबदार ताकतवर होते चले गए। जब ताकतवर होगा वो रूल करेगा, कमजोर होगा वो रूल करेगा। सिख फिलोसफी भूल गए वो। आप ताकतवर होगे तब रूल करोगे, अगर आप कमजोर हुए तो रूल हो गया, आपका रूल होगा, यू विल बी रूल्ड बाय समवन एल्स। और यहां पे यही कहानी हुई है लेटर मुगल्स में। अगर आप ध्यान से देखें तो बहादुर शाह के बाद कोई भी इंडिपेंडेंट रूलर आपको दिखाई नहीं देता। हर एक रूलर, बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह के बाद फारूक शियार के बाद रफीउद्दौला, शाह आलम,
सॉरी मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम, अकबर टू, जितने भी आपको हुए ये सब सिर्फ नाम के रूलर थे। इनको गद्दी पर बिठाने वाला किंग मेकर कोई और था। और यही इंडिकेशन था कि मुगल्स जो हैं अब धीरे धीरे और कमजोर होते चले गए। और बेसिकली आप अगर देखेंगे शाह आलम के टाइम तक तो कहा जाता है कि लाल किले से पालम तक, पालम एयरपोर्ट देखा है ना, सिर्फ इतने में ही मुगल साम्राज्य रह गया है। इनका रूल जो है वो इतनी छोटी सी दिल्ली के अंदर अंदर ही सिमट के रह गई है। अब उसके बाहर मुगल्स को कोई नहीं जानता। और इसकी शुरुआत कब से हुई? औरंगजेब के टाइम से, जब उसने इस साइकी को नहीं समझा कि जिन लोगों पे वो रूल कर रहा है उनको किस तरीके से रूल करना है। क्योंकि he taken the step of extremism। एक्सट्रीमिज्म जब आप लेके आते हैं ना, किसी भी चीज को एक्सट्रीम लेवल पे लेके आते हैं तो उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। बैलेंस करना मुश्किल होता है। जब चीजें बैलेंस नहीं होती तो वो गिर जाती है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया कंसेप्ट? किसी को कोई दिक्कत और गपशप करना है, बातें करनी है? फोन करके बुलाया आपने? अच्छा, मेरे जाने के बाद पिटेगा ये सबसे है? मिल के पिटेंगे इसको? नहीं पिटेंगे? चलिए, अच्छी बात है। तो इसमें अब देखो दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसको हम साथ साथ ही करते चलेंगे कि एक तो ये कि कंसेप्ट को समझना, फिर उसके फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना। जैसे कि मैं कल आपको कराऊंगा जहांदर शाह। तो जहांदर शाह जैसे मैं आपको करा रहा हूं, तो जहांदर शाह में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा। फिर फारूक शाह आएंगे। जहांदर शाह जो आएंगे उस टाइम पे कौन सा जो है, जुल्फिकार खान कौन है, एक पर्सनालिटी जिसके कंट्रोल में सारा कुछ है, वो आपको समझना होगा। और कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट किए गए वो देखना होगा। फिर आपका आएगा दूसरा फारूक शाह, जिनके टाइम पे बंदा सिंह बहादुर जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है, उनको भी मार दिया गया। सिखों के साथ एक नई तरह के रिलेशनशिप यहाँ पे शुरुआत होती है। अब यहाँ पे आपका फारूक शाह के टाइम से क्या हो जाएगा, इंडिया के दो मुस्लिम जो है पावरफुल होंगे यहाँ पे, जिनको कहा गया है सैयद ब्रदर्स। देखिए अब इसके टाइम के बाद, बहादुर शाह के बाद देखोगे कोई ना कोई ग्रुप है जो सबको लीड करे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आखिर में जाकर के बहादुर शाह जफर आएंगे, जिनके टाइम तक सारी चीजें उनके हाथ से निकल चुकी है। अब इसके बाद कोई मौका नहीं था मुगलों के पास अपनी चीजों को रिवाइव करने का, ठीक है। जैसे ही ये खत्म होगा हम शुरू कर देंगे राइज ऑफ प्रोविंशियल पावर्स। तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ताकि समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई सवाल? नहीं? आउट ऑफ बॉक्स सोचो। दीपिका कह रहे हैं एडप्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट और रॉन्ग बताता है। ठीक बात है, लेकिन दीपिका इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लीडर वो नहीं होता जो सही और गलत बताएगा। वो तो रिलीजियस लीडर भी हो सकता है, लेकिन जो रियल लीडर होता है वो यही करेगा कि फ्यूचर क्या है और उसको किस तरीके से डील करना है, क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, दोनों को ध्यान रखने वाला सही लीडर होता है। जी, थैंक यू।